Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 4, continuation of alternating current chapter. Today we are going to discuss about AC circuit containing only resistor, AC circuit containing only inductor, AC circuit containing only capacitor. इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ ना सर्किट में रेजिस्टर होगा, उसको आप ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करते हो। सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर होगा, उसको आप ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करते हो। सर्किट में सिर्फ इंडक्टर होगा, उसको आप ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करते हो। तो हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करेंगे, देन विल सी व्हिच काइंड्स ऑफ पैटर्न वी आर गेटिंग फॉर द ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करके हम ऑल्टरनेटिंग करंट को स्टडी करेंगे, प्लस वी विल स्टडी द फेजर डायग्राम फॉर करंट एंड ईएमएफ कि मतलब कितना डिफरेंस होता है उनके बीच में इन टर्म्स ऑफ फेज और इन टर्म्स ऑफ एंगल, और उनको हम ग्राफिकली भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है कि ग्राफिकली उनके बीच में क्या रिलेशन है और क्या डिफरेंस है। तो अगर हम फेजर डायग्राम अंडरस्टैंड करना है तो पहले मैं ना फेजर डायग्राम के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं बता देता हूं। दिस कॉन्सेप्ट यू ऑलरेडी डन इन 11th स्टैंडर्ड। आपने 11th स्टैंडर्ड में फेजर डायग्राम किया हुआ है, बट आई विल अज्यूम कि शायद आपको याद नहीं हो, मैं उस बेसिस पे चल रहा हूं। तो पहले मैं फेजर डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूं, देन वी विल कम टू द मेन टॉपिक। तो फेजर डायग्राम के लिए देखो अभी मैंने सर्कल बनाया हुआ, दिस सर्कल आई विल यूज टू एक्सप्लेन फेजर डायग्राम। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं फेजर डायग्राम की बात करता हूं तो जैसे अभी आपने यहाँ पे एक्सिस ले रहे हो, मान लो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आपने ले लिया। अब क्या होता है कि आपको क्या है, फेजर डायग्राम में आप कोई एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हो। जैसे जो 11th में आपने डिस्कस किया था, वहां पे क्या आपने इमेजिन किया था कि एक जो पार्टिकल है जो ना यहाँ पे अलोंग दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, ऑसिलेट होता है अलोंग द डायमीटर, और एक पार्टिकल जो सर्कुलेट होता है अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। उसके हेल्प से हमने क्या किया, फेजर डायग्राम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी, बट हमें उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। राइट नाउ यू इमेजिन कि हम ना चीजों को स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, हम चीजों को एक्स एक्सिस के हिसाब से स्टडी करेंगे। तो अब एक और जो पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है, जो फेजर डायग्राम होता है, जैसे अभी यहाँ पे हम जिन चीजों को स्टडी करेंगे वो एंगल के टर्म में होगा। तो एंगल को अगर आप ले रहे हो तो वो स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। बट जब ये ना फेजर डायग्राम से एसोसिएट हो जाते हैं तो दैट इज सिमिलर टू वेक्टर क्वांटिटी, उसको बोलते हैं रोटेटिंग वेक्टर। फेजर डायग्राम इज अ रोटेटिंग वेक्टर, क्योंकि फेजर डायग्राम आपको ना पोजीशन और डायरेक्शन की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। फेजर डायग्राम विल गिव यू द पोजीशन एंड द डायरेक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर जो पॉइंट होगा या पार्टिकल होगा। इज दैट क्लियर? सो अगर आप इमेजिन करो, जैसे भी मैंने इमेजिन करा कि कोई पार्टिकल है जो ना रिवॉल्व हो रहा है अलोंग दिस सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। अब वो पार्टिकल है यहाँ पे, तो ये पॉइंट पी हो गया, करेक्ट। अब इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो होगा ना, कि जैसे अगर ये रिवॉल्व हो रहा है तो एक पर्टिकुलर एक्सिस पे आप उसको स्टडी कर रहे हो, मान लो कि ना आप उसका डिस्प्लेसमेंट कौन सा एक्सिस पे स्टडी करो, वाई एक्सिस पे स्टडी कर रहे हो। तो देखो अब ना ये जैसे पॉइंट पी यहाँ पे, तो वाई एक्सिस पे ये इस जगह पे होगा। मान लो अगर वो पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाता तो वाई एक्सिस पे ये पोजीशन होगा। जब वो पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा तो ये पूरे रेडियस के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। तो ये क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले ना सेंटर ऑफ सर्कल से लेके जो पॉइंट ऑफ पार्टिकल है उस डिस्टेंस को आप पहले इंडिकेट करो। उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल ए से। सो कैपिटल ए इज एम्पलीट्यूड, जो पार्टिकल है उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी ए, जो ना रेडियस के इक्वल होगा, इस सर्कल के रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है। और ओ से पी तक का पूरा डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड हो गया, उस एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो उसका पोजीशन आपको निकालना है तो उसका पोजीशन वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप ले रहे हो तो यहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ले रहे हो तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। हमको इसका डिस्प्लेसमेंट ना वाई एक्सिस पे फाइंड आउट करना है, तो ये जो वैल्यू होगा ना ये हो गया वाई, अंडरस्टूड। एक्चुअल में ये पार्टिकल कहीं पे भी शिफ्ट होगा आपको इन्फॉर्मेशन वाई का मिलेगा। अब इसको हम इक्वेशन टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो एंगल है ये हो गया थीटा, ठीक है। मान लो कि ना ये एक्स एक्सिस से पॉइंट पी, ये ओपी लाइन इज मेकिंग एंगल थीटा। तो आपका इक्वेशन कैसे बनेगा, तो आप इक्वेशन किसका निकाल रहे हो, वाई का निकाल रहे हो, तो वाई इज इक्वल टू, अब ये वाई का वैल्यू किसको वैरी कर रहा है, वाई की वैल्यू जो है ना, वाई की वैल्यू ऑप्टेन करेंगे वैरी करें एम्पलीट्यूड को, और एम्पलीट्यूड का वैल्यू कौन कंट्रोल कर रहा है, ये थीटा कंट्रोल कर रहा है। तो अब उसके हिसाब से आ गया ये ए साइन थीटा। अब क्वेश्चन ये कि ए साइन थीटा आता कैसे, अगर वो भी आपको देखना है तो दैट इज अगेन वेरी सिंपल। मान लो कि अगर ये वाई एक्सिस है तो ये जो लाइन भी होगा ये भी वाई एक्सिस होगा। आप इसको मान लो ये एम ले लिया आपने, इसको एन ले लिया, करेक्ट। और अगर आपको साइन थीटा लेना होगा, क्योंकि आपको ना वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस, आपने क्या किया, साइन थीटा ले लिया। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज अ परपेंडिकुलर, दैट इज व्हाट पी एम अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी, ओ एम हो गई। तो पीएम का वैल्यू क्या होगा, पीएम इज इक्वल टू दिस वाई, ना ओ एम के इक्वल है तो ये क्या होगा, वैल्यू वाई हो गया, एंड दिस व्हाट ए। तो आपको मिल गया वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा।
जहां पे इसका मतलब क्या होता है कि ये जो थीटा की वैल्यू है ना वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, मतलब अब समझ लो ना कि ये अगर पार्टिकल शिफ्ट होता रहेगा, एंगल शिफ्ट होता रहेगा, तो जैसे अभी ना समझने के हिसाब से आप देख लो कि अगर मैंने साइन 0 ले लिया तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, फिर साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है, विच इज 0.707, या ये 0.5 है, ये 1/2 का वैल्यू। अब वैसे अगर आप देखो साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2 विच इज नथिंग बट 0.866। मतलब क्या हो गया कि अगर मैं ये 0 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे a 0 से मल्टीप्लाई होगा तो y का वैल्यू 0 हो गया, यहाँ पे ना नो डिस्प्लेसमेंट, अगर ये पार्टिकल यहाँ पे होगा तो एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। जब पार्टिकल 30 डिग्री एंगल बनाएगा तो 0.5 टाइम्स मतलब हाफ ऑफ a के वैल्यू तक वो अचीव करेगा y एक्सिस पे। और अगर ना ये 1/√2 मतलब 45 एंगल है तो 0.707, मतलब ना a वैल्यू का 0.7 पार्ट ना उसने y एक्सिस पे क्या क्या ट्रेवल कर लिया, उतना डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। तो वैसे ही करके जब ये साइन 90 होगा ना, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो व्हेन साइन 90 इज 1 तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे a मिलेगा। तो आप समझने के हिसाब से भी देख लो कि जब ये पार्टिकल ना ऐसा डिस्प्लेस होके यहां तक पहुंचेगा तब देख लो उसका डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पे किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा, बराबर। और यहाँ पे रेडियस की वैल्यू को हमने क्या लिया है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है, तो ये होगा इक्वेशन ऑफ वेव, बराबर। अब एक और चीज होता है कि अगर मान लो ये ना एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रहा है, अगर इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी तो यहां से p तक पहुंचने के लिए कितना उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसके हिसाब से क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा टी हो गया। तो अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a sin ओमेगा टी। समझ में आ रहा है? तो अब आपको समझना यह है कि अगर कोई पार्टिकल यहां पे है तो उस पार्टिकल का अगर मुझे ना इक्वेशनल फॉर्म में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना, तो हाउ विल आई राइट, तो मैं उसका एम्पलीट्यूड लिखता हूं, फिर उसका ना साइन ऑफ जो एंगल बनेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वो एंगल मैंने लिखा तो वो इक्वेशन रेडी हो जाएगा। और उस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहां पे जो पॉइंट आएगा वो उसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट या उसका जो वैल्यू होगा वो हमको मिलेगा यहाँ पे। अंडरस्टूड? मतलब ये कितना डिस्प्लेसमेंट इस एक्सिस पे। तो अब हम जब यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में तो हम डिस्प्लेसमेंट वगैरह के टर्म में लेंगे, हम एम्पलीट्यूड के ये ईएमएफ के टर्म में और करंट के टर्म में लेंगे। तो अब हम इन चीजों को ना इसी बात को हम वहां पे समझने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ एंड करंट। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि आपने ये एक्स एक्सिस ले लिया और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, अब अगर इमेजिन करो कि पहले ना हम ईएमएफ को ही इमेजिन कर ले, तो ये ईएमएफ है। ठीक है, तो अगर यहां तक आपने ले लिया ये पॉइंट पी है, ठीक है, ये पॉइंट पी है और ये जो एंगल है ना ये एंगल एक्चुअल में थीटा है, तो थीटा का वैल्यू क्या है, ओमेगा टी है, एज आई सेड ओवर हियर, है ना। तो आप ऐसा समझ लो कि ये एंगल आपको मिला है, कितना मिला, ओमेगा टी मिला, करेक्ट। और ये ईएमएफ ले लो तो ईएमएफ का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये हो गया ई नॉट, करेक्ट। अब उसको स्टडी कहां पे कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू स्टडी ऑन वाई एक्सिस, आप वाई एक्सिस को स्टडी करना चाहते हो, तो ये किसका इंफॉर्मेशन देगा, ये देगा इंफॉर्मेशन ई का। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, तो यहां पे इसका मतलब क्या होगा, ई नॉट इज कंट्रोल बाय व्हाट, साइन ओमेगा टी। जैसे जैसे एंगल चेंज होता रहेगा वैसे ई का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा, तो देन यू विल गेट वैल्यू फॉर ईएमएफ, करेक्ट। ये फेजर डायग्राम के टर्म में मैं बता रहा हूं। तो ये फेजर डायग्राम होगा रोटेटिंग वेक्टर, फेजर डायग्राम इज अ रोटेटिंग वेक्टर, इट इज ट्रीटेड एज अ वेक्टर, क्योंकि देखो ये जो है ये डायरेक्शन बता रहा है कितने एंगल पे है, और प्लस यहां से वो कौन से पोजीशन पे है वो भी बता रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रोटेटिंग वेक्टर, क्योंकि ये ना आप एंगल के टर्म में उसको फाइंड आउट कर रहे हो, उसका डायरेक्शन और पोजीशन दोनों फाइंड आउट कर सकते हो। तो मतलब ये ईएमएफ का ये पोजीशन होगा, मतलब ये जो ईएमएफ आपको यहां पे मिल रहा है और उस वैल्यू का आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो भी ओमेगा टी का वैल्यू होगा अकॉर्डिंगली गेट द ईएमएफ का वैल्यू, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि थोड़ा सा हम क्वेश्चन में वेरिएशन लेके आते हैं, जो कंडीशन में वेरिएशन क्या है। अब ये कह रहे हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने जो ये कंडीशन लिया हुआ है यहाँ पे ना, ये तो हो गया, ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये मैंने ईएमएफ के लिए ले लिया, जो बड़ा सर्कल है ये मैंने ईएमएफ के लिए ले लिया, और जो छोटा वाला सर्कल है उसको मैंने करंट के लिए ले लिया, सो दैट आई कैन रिप्रेजेंट करंट, ठीक है। अब आपका अजम्पशन है कि करंट और ईएमएफ में कुछ डिफरेंस है, मतलब करंट और ईएमएफ साथ में स्टार्ट नहीं हो रहा। तो आप ना देखो यहां पे ऐसे ले लो कि ये ना करंट की वैल्यू है, ये करंट मुझे यहां पे मिल रहा है, ये करंट मिल रहा है, तो ये करंट यहां पे हो गया, तो करंट का जो एम्पलीट्यूड है ना उसको हमने क्या ले लिया है, आई नॉट ले लिया, इस पॉइंट को आप क्यू ले लो, ठीक है, और सेंटर में वैल्यू ओ है तो ओ क्यू का वैल्यू आई नॉट हो गया, करेक्ट। अब ना इसका एंगल कितना होगा वो पॉइंट को समझना जरूरी है। तो आपने किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हो, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ले रहे हो, तो ये ऑलरेडी ओमेगा टी है, तो ओमेगा 2 में क्या होगा, सर्टेन एंगल आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये एंगल को आपने ले लिया है, क्या ये एंगल मान लो फाई है, दिस एंगल इज फाई। आप ले रहे हो एक्स के रेस्पेक्ट में ही, एक्स के रेस्पेक्ट में लोगे अगर आप डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे या इनका जो वैल्यू सब आप वाई एक्सिस से फाइंड आउट कर रहे हो, और रेफरेंस आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, तो वो साइन के टर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे। तो यहां तक ओमेगा टी है, जब आप आगे यहां तक रीच कर क्या होगे तो क्या होगा, वो
प्लस 5 हो जाएगा। तो आई वाले वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अच्छा चलो ठीक है, इसको भी देख लो कि ये वाई एक्सिस पे कहां तक ये वैल्यू आ रहा है, तो वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू यहां तक आएगी ना, ये वैल्यू, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आई। शायद हो सकता है आपको ना बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, तो ये जो है इसका एम्पलीट्यूड है, आई नॉट है। यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा उसको वाई एक्सिस पे, ये जो ये वैल्यू ये है आई, और यहाँ पे ये जो पूरा इतना वैल्यू मिला था वो क्या था, ई था, है ना, यहाँ पे यही। तो अब आई के लिए अगर मैं लिखूंगा तो आई के लिए क्या होगा, आई नॉट होगा, ये क्या होगा, साइन होगा, दिस व्हाट ओमेगा टी प्लस क्या होगा, 5 होगा, एंड दिस व्हाट आई। अच्छा यहाँ पे इसको ना हमें समझना किस टर्म में है, व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस केस, इस चैप्टर के हिसाब से मैं क्या ले रहा हूं। तो यहाँ पे देखो ना, जब मैं एक्स एक्सिस के रेफरेंस में देख रहा हूं, एक्स एक्सिस के रेफरेंस में मेरा ईएमएफ यहाँ पे है, करेक्ट, बट करंट मेरा ना यहाँ पे, देखो ये ना स्मॉलर, ये एरो देख रहे हो ना आप, छोटा है और ये बड़ा है, मतलब ये इसका ना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, दैट ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब जब आपने नॉर्मल में फेजर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो उस टाइम आप इतना ही ड्रॉ करोगे, एक्चुअल में आप कैसे ड्रॉ करोगे, जब हम ना चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हमने ईएमएफ यहाँ पे ले लिया, ठीक है, फिर हम बताएंगे कि ये ओमेगा टी हो गया, आप रिप्रेजेंट करते हो ठीक है, नहीं करते तो भी कोई इशू नहीं है, और फिर आप यहाँ पे आपने क्या ले लिया, करंट ले लिया, और आप बता दो इसके बीच का एंगल क्या होगा, 5 होगा। हमें एक्चुअल में डायग्राम इतना ही रिप्रेजेंट करना, बट वो चीज हम अंडरस्टैंड करें फ्रॉम द फेजर डायग्राम। तो अब ये क्या कह रहे हैं, इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी है, ये साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी में 5 क्या हो गया, ऐड हो गया, मतलब ये जो करंट है ना दैट इज अहेड, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप जाते हो ना, एक पर्टिकुलर एंगल से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप जाते हो तो वो होगा लीड, बट एक पर्टिकुलर एंगल से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो तो वो होगा लैग। तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, क्या बताओगे आप कि आई लीड्स, आप बताते हो आई लीड्स, किसको लीड करेगा, ई को, कितने से लीड कर रहा है, बाय 5 एंगल से करंट क्या करेगा, ईएमएफ को लीड करेगा, अंडरस्टूड। अब अगर मान लो मैंने इसी चीज को दूसरे तरीके से देख लेता हूं कि मान लो कि ना हो सकता है ऐसा, एक्चुअली हम लोग कंडीशन वैसा लेंगे, हम समझो कि आपने कोई एक वैल्यू ले लिया, यहाँ पे कोई भी एंगल ले लो आप, समझो कि ये यहाँ पे हो गया, ये जैसे आपने ना यहाँ पे ये पॉइंट पी लिया, यहाँ पे क्यू लिया, वैसे मैंने पॉइंट यहाँ पे क्या ले लिया है, आर ले लिया, ठीक है, दिस इज द पॉइंट आर। तो ओ टू आर का डिस्टेंस जो है ना उसको मैंने क्या ले लिया, आई नॉट, इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, क्योंकि ये इस सर्कल के रेडियस के इक्वल होगा, करेक्ट। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे देखो, अब इसको ना मैंने यहां से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया वाई एक्सिस पे, ये किसका इंफॉर्मेशन है, करंट का इंफॉर्मेशन देगा, बट अब प्रॉब्लम क्या है, जब उसके रेस्पेक्ट में ले रहा हूं, ये क्या हो गया, ये पॉइंट पी के हिसाब से देखा हमने, इसको पॉइंट क्यू के हिसाब से देखा, अब जो इक्वेशन बना रहे हैं वो पॉइंट आर वाले पोजीशन के हिसाब से, तो अब आई का फॉर्मूला आर वाले पोजीशन के हिसाब से क्या होगा, तो देखो सिंपल सा टास्क है कि आई इज इक्वल टू आई होगा आई नॉट, एम्पलीट्यूड आई नॉट को कंट्रोल करेगा, बट हाउ विल यू टेक द एंगल। तो आपका अजम्पशन है ना, देखो अजम्पशन क्या है, आपने किसके साथ में कंपेयर करो, ईएमएफ के साथ में कंपेयर करो, तो ईएमएफ के लिए ऑलरेडी आपने एंगल कितना ले लिया है, ओमेगा टी ले लिया, ये साइन ओमेगा टी, आप साइन ओमेगा टी के रेफरेंस से क्या करो, कंपेयर करो, है ना। ये जो ओमेगा टी अगर आपने एक्स एक्सिस से लिया था, लेकिन आपका अभी कंपेरिजन किसके बीच में, ईएमएफ और करंट के बीच में, तो आपका ईएमएफ ऑलरेडी ओमेगा टी एंगल क्या कर चुका है, ट्रेस कर चुका है। आप ओमेगा टी से पीछे की तरफ आओ, कितने एंगल आप बिहाइंड आ रहे हो, दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम कमिंग 5 एंगल बिहाइंड, तो आप लिखोगे -5, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस ईएमएफ से ये करंट 5 एंगल क्या करेगा, लैग करेगा, समझ में आ रहा है। तो आप यहां लिखोगे आई लैग्स ई बाय 5, समझ में आ रहा है। तो ये पर्टिकुलर पार्ट है जिससे आपको समझना है कि लीड एंड लैग। तो देखो अब अगर मैंने जैसे कोई ग्राफ मैंने बनाया या ये फेजर डायग्राम मैं बना रहा हूं, समझो कि अगर ये ईएमएफ है और आपको वैल्यू ऐसे मिला ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अगर आप कंपेयर करना चाहते हो, तो ये हमारा एक्चुअल ईएमएफ हो गया, बट उसके आगे ये वैल्यू जा रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये जो करंट होगा ईएमएफ को क्या करेगा, लीड करेगा। बट अगर मान लो यही कंडीशन ऐसा होगा, आपने ईएमएफ यहाँ पे लिया हुआ है, करंट आपको पीछे ऐसे मिल गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि करंट यहाँ पे क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है। ये जो 5 की वैल्यू है ना, ये वेरी हो सकता है, तो जैसे अभी ना हम जो आगे करेंगे ना, वहां पे 5 की वैल्यू हमको मिलेगा π/2, हमको जो 5 की वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगा, π/2 मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो अब इस चीजों को हम ना, ये तो फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट था, अब हम इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो जब आप ग्राफिकली देखते हो ना, तो ग्राफिकली हमने ग्राफ ड्रॉ करेंगे कहां पे, एक्स एक्सिस पे, और इस चीज को अगर एक बार आप समझ जाओगे तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। बट इतना समझना है कि जो बड़ा सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ईएमएफ को, छोटा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को। तो स्मॉलर सर्कल इज गोइंग टू रिप्रेजेंट करंट और बिगर सर्कल इज गोइंग टू रिप्रेजेंट ईएमएफ। हम इस टर्म में ले रहे हैं, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। हमारा अजम्पशन ऐसा है कि जो ईएमएफ का फॉर्मूला है ना, तो ऐसा ले लेते हैं हम लोग ईएमएफ का फॉर्मूला। मेरा अजम्पशन ऐसा है कि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, ई नॉट
साइन ओमेगा टी है, और देन आई एम अज्यूमिंग कि करंट का फॉर्मूला आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। ठीक है, मतलब जहां से भी ईएमएफ का ग्राफ प्लॉट करोगे उससे 90 लीड करके मुझे करंट का क्या करना, ग्राफ प्लॉट करना है। तो समझने की जो पॉइंट है ना उनको ध्यान देना तरफ। यहां मैंने क्या है एंगल बना दिया है, ये एंगल आप कितने का 90 का एंगल ले लो आप। ठीक है, सो आपने क्या ले लिया 90, फिर 180 ले लिया, फिर आपने 270 ले लिया, एंड दिस व्हाट 360, और चाहिए तो आप 450 भी ले लो, कोई इशू नहीं है। अब यहां पे आपको ना ग्राफ का एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा, क्योंकि जब हम ना एक्चुअल में जब टॉपिक करेंगे तो इन चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देख लो आप क्या करना है। समझो कि आपका पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है, उसका ग्राफ ये। अच्छा, ये साइन ओमेगा टी का मतलब होगा कि अगर मैं ना ओमेगा टी को 0 लूंगा तो ये यहां से स्टार्ट होगा, करेक्ट। बट एक चीज और ध्यान दो कि अगर मैं यहां पे ओमेगा टी को 0 करूंगा तो ये ना 0 से नहीं स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, पाई बाई 2। ये जो वैल्यू है ये 0 है, ये जो वैल्यू है ये पाई बाई 2 है, पाई बाई 2, और यू कैन से 90। ये जो वैल्यू है ये कितना है, ये पाई है, और ये कितना होगा 180 होगा। ये जो वैल्यू है ये कितना है, ये आपका 270 है, और 3 पाई बाय 2 है। जैसे आपको कंसिडर करना, तो यहां पे क्या होता है, ये 0 हो गया, पाई बाय 2 हो गया, पाई हो गया, 3 पाई बाय 2 हो गया, 2 पाई हो गया, एंड 5 पाई बाय 2 हो गया। ठीक है, सो अब अगर हम आगे प्रोसीड करते हो, देखो अभी इसके हिसाब से देख रहा हूं मैं, तो जब भी ना 0 एंगल पे साइन 0 मतलब पार्टिकल यहां पे है, तो मैंने दोनों पार्टिकल यहां पे और मैंने मान भी यहां पे कर दिया। ठीक है, और ये एम्पलीट्यूड का वैल्यू देखो यहां पे, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ऐसा है ना, ये ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू। थोड़ा सा ना ग्राफ आपको कंजस्टेड दिखेगा, बट अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। सो मैं एक काम करता हूं, दूसरे मार्कर से ड्रॉ करता हूं, सो दैट आपको थोड़ा समझ में आ जाए। सो ये क्या होगा, 0 पॉइंट है। अब ये क्या होगा, पार्टिकल यहां से ना यहां पे आ गया, मतलब कितने पे आ गया, 90 पे आ गया। तो 90 पे आने के लिए ना देखो, अब ध्यान से देखना, यहां पे हम ना एम्पलीट्यूड को कौन सा एक्सिस पे स्टडी करें, वाई एक्सिस पे। तो देखो अब ध्यान से देखो, जो मैंने यहां पे मेरे इस फिंगर के मूवमेंट को देखना, जैसे जैसे मैं पार्टिकल को लेके जा रहा हूं, ये फिंगर है, ये वाला फिंगर, देखो कौन सा पोजीशन कैसे शिफ्ट हो रहा है। आप देख सकते हो कि जैसे ये चेंज हो रहा है ना, ये पार्टिकल जैसे शिफ्ट हो रहा है, वैसे वैसे ही मेरा एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही ये दोनों ना यहां पे पहुंचेंगे, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो जब ये 90 डिग्री पे पहुंचेगा तब पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। यहां पे एम्पलीट्यूड क्या 0 है, तो 90 डिग्री पे क्या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, मतलब ऐसे। जब पार्टिकल ये यहां पे पहुंचेगा तो 90 डिग्री मतलब एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब ये ऐसे ट्रेस होके यहां पे आ गया तो वापस से एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस क्या हो गया, 0 हो जाएगा, मतलब 180 ना, ये एंगल 180 पे वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। गॉट इट। अब ये ऐसे ट्रेस करके आप यहां तक आते हो, दिस इज 270। तो 270 में अगर ये वैल्यू आपको ना प्लस ई नॉट मिला होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये वैल्यू आपको ना प्लस ई नॉट दिया होगा, तो ये वैल्यू आपको क्या देगा, माइनस ई नॉट देगा। तो 270 एंगल पे कितना मिलेगा आपको, माइनस ई नॉट। 270 एंगल पे माइनस ई नॉट, तो ये माइनस ई नॉट 270 एंगल पे आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, सॉरी ये इसके बीच में मैं लिख रहा हूं, स्पेस नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है क्या हो गया, 360। जब ये वापस यहां से 360 पे आएगा तो वापस से 0 पे आ गया। 360 पे जब ये पहुंचेगा तो 0 पे आ गया, करेक्ट। अगेन जब आप आगे आगे प्रोसीड करते हो ना, 90 और ऐड करते हो 360 में, तो 450 हो गया। 450 के लिए क्या होगा, वापस से क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे। तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से बन गया। ठीक है, अब इसी चीज को हम ना ट्रेस करेंगे किसके लिए, करंट के लिए। ये ईएमएफ का स्टोरी था, मतलब यहां पे ये ई नॉट की वैल्यू है, प्लस ई नॉट की वैल्यू है, ये किसका, माइनस ई नॉट की वैल्यू है। ठीक है, जब हम अलग से प्लॉट करेंगे तो इन चीजों की जरूरत नहीं, ये बस समझने के हिसाब से मैं बता रहा हूं। यानी तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, और उस लाइन पे अगर आपको इंडिकेट करना तो आप इंडिकेट कर लो कि ये वैल्यू क्या है, ये प्लस ई नॉट का वैल्यू है, और ये वैल्यू क्या है, ये माइनस ई नॉट का वैल्यू है। थोड़ा सा कंजस्टेड टाइप हो गया है, सॉरी फॉर दैट। अब हम क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं इसके लिए, करंट के लिए। सो करंट वाले टास्क में भी देख लो, करंट वाले में प्रॉब्लम कैसा है कि आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो जब आप ना 0 एंगल लेते हो, आप 0 एंगल लेते हो, मतलब टी का वैल्यू आपने 0 लिया। जब टी का वैल्यू आप 0 लिया, यहां पे टी का वैल्यू आपने 0 लिया, मतलब इस केस में ईएमएफ के लिए टी का वैल्यू 0 यहां पे। बट ना करंट के केस में टी का वैल्यू यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब आपका जो करंट है वो यहां से स्टार्ट होगा, यहां पे टी का वैल्यू 0 है, किसके लिए, करंट के लिए। कैसे कि जब आप ओमेगा टी को आप 0 लोगे तब वो ऑलरेडी कितने एंगल पे होगा, पाई बाई 2। तब ये ना 0 एंगल पे नहीं है, ये ऑलरेडी पाई बाई 2 एंगल पे है। मतलब जब ना पार्टिकल डिस्प्लेस होगा, है ना, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लेता हूं, या जब करंट स्टार्ट होगा तो ऑलरेडी पाई बाई 2, मतलब ये ऑलरेडी ना अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू पे होगा तो मतलब 0 टाइम पे ये ऑलरेडी इस एम्पलीट्यूड, मतलब यहां से देखो ये 90 पे, मतलब ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू। जब उसके आगे वो ट्रेस करेगा एंगल कितना होगा, 90। जब वो 90 ट्रेस करेगा कितना आएगा, 0 पे आएगा। तो 90 ट्रेस करके वो किधर आ गया, 0 पे आ गया।
करेक्ट। अब उसके आगे 90 और ट्रेस करेगा तो क्या होगा, माइनस आई नॉट, ये है आपका प्लस आई नॉट मान लो आप, ये आपका माइनस आई नॉट, तो ये प्लस आई नॉट से किधर, प्लस आई नॉट से 0 पे आ गया 90 के बाद, फिर वापस से 90 अगर आप ट्रेस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस आई नॉट, वापस से 90 ट्रेस करके ये किधर आएगा, माइनस आई नॉट, मतलब ये यहां पे पहुंचेगा। फिर वापस अगर आप 90 ट्रेस करोगे, वापस 90 तो ये कितना 0 पे आ जाएगा, वापस आपने 90 ट्रेस किया तो ये 0 पे आ गया, वापस ये 90 अगर शिफ्ट होता है तो कितना होगा, ये प्लस पे आ जाएगा, तो 90 अगर वापस शिफ्ट हुआ तो ये प्लस पे आ गया, फिर वापस अगर उसके आगे और 90 शिफ्ट हुआ तो वो वैल्यू क्या होगा, 4 ऐसे है ना, यहां पे क्या हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये किस तरह से हमको ग्राफ मिलता है। अब हो सकता है ना, देखो यहां पे ना आपको समझना क्या है कि जो आपका ईएमएफ है उससे आपका करंट जो है ना वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है पाई बाय 2 से। अगर मान लो ना लैग कर रहा होता तो आपका ग्राफ यहां से स्टार्ट होता, तो ये चीजें ना इस तरीके से होती, यहां से स्टार्ट होता फिर इस तरीके से, समझ आ रहा है। तो जो पॉइंट हमें समझना है यहां पे ये है, तो लीड एंड लैग की स्टोरी ऐसे ही होती है कि अगर ना समझो कि मैंने ई नॉट साइन ओमेगा टी लिया, ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, इफ समथिंग इज लीडिंग तो वो एम्पलीट्यूड से स्टार्ट होगा, तो पाई बाय 2 के केस में पाई बाय 2 से अगर लीड कर रहा है तो यहां से स्टार्ट होगा एम्पलीट्यूड से, है ना, अपर एम्पलीट्यूड पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, और अगर वो लैग कर रहा होगा तो नेगेटिव एम्पलीट्यूड से स्टार्ट होगा। मान लो कि अगर मैं सेकंड वाले के लिए स्केलर रिप्रेजेंट करूं तो विल बी लाइक दिस, जो आपको ये ग्राफ मिला है आई का ग्राफ, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं फॉर ईएमएफ एंड करंट, और इन्हीं चीजों को हम आगे यूज करेंगे। बस अब एक और चीज आप नोट कर लेना कि अगर पहले वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट वैल्यू ना मैक्सिमम होगा, फिर क्या होगा, वापस से 0 हो गया, फिर मिनिमम वैल्यू होगा, फिर 0 होगा, ये ऑल्टरनेट वैल्यूज आते रहेंगे, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। आप अगर डायरेक्टली प्लॉट कर लेते हो तो देन ऑल्सो इट्स गुड। नाउ एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टर, तो आप क्या करते हो कि रेजिस्टर सर्किट को आपने ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई किया, तो चलो ठीक है, हमने क्या किया, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई किया, कैसे पता चलेगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, इससे पता चला हमने ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ रेजिस्टर सर्किट को क्या कर दिया, दे दिया, सिर्फ रेजिस्टर है इस सर्किट में। तो अब एक चीज इतना समझ लो कि जितना ईएमएफ आपने अप्लाई किया पूरे का पूरा ईएमएफ इसके अक्रॉस क्या होगा, ड्रॉप होगा, है ना, जो हमने बेसिक रूल्स जो भी है, तो V इज इक्वल टू, मतलब कि अगर सिर्फ सर्किट में रेजिस्टर ही है, देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस, देयर इज नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो जितना भी आप पावर सप्लाई दोगे पूरे का पूरा पोटेंशियल क्या होगा, रेजिस्टर के अक्रॉस क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो अब उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप लेते हो तो सिंस, है ना, तो यहां पे क्या होगा कि जो हमने ईएमएफ दिया है वो E है, और उसके हिसाब से जब करंट I फ्लो होगा रेजिस्टेंस R से तो वो इस ईएमएफ के इक्वल होगा, है ना, V इज इक्वल टू I इनटू R फॉर्मूला। यहां पे ईएमएफ ना पोटेंशियल, यही तो ईएमएफ पूरे का पूरा ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे, तो यही होगा पोटेंशियल ड्रॉप, तो जैसे V इज इक्वल टू I इनटू R होगा, तो यहां पे ईएमएफ V के इक्वल होगा बिकॉज देयर इज ओनली रेजिस्टर इन द सर्किट। अगर E का वैल्यू V के इक्वल नहीं होता, अगर यहां पे कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस या कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट होता, तो ऐसा हमारा अजम्पशन है, तो सिर्फ रेजिस्टर है, इसके लिए जो ईएमएफ आपने अप्लाई किया पूरे का पूरा यहां पे ड्रॉप हो जाएगा, तो ईएमएफ क्या होगा, I इनटू R, ओम्स लॉ के हिसाब से भी आप कंसीडर कर सकते हो। आपको क्या करना है, करंट की वैल्यू निकालनी है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। लेकिन ना आपको पता है कि आपने सर्किट में क्या अप्लाई किया, आपने ईएमएफ अप्लाई किया इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, सो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में आपने ईएमएफ अप्लाई किया, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। अब क्या बोल रहे हैं, अब इस इक्वेशन को आपको पुट करना है, तो कहां पे पुट करोगे आप, सो पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, सो पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, व्हाट डू वी गेट, हमको मिलेगा I इज इक्वल टू E का वैल्यू क्या है, E का वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन क्या होगा, ये कैपिटल R हो गया, क्लियर। अब देखो ना यहां पे ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू है, लाइक ना अगर आपके पास x साइन थीटा है, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि अगर साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये वैल्यू x हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, करेक्ट। सो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू ना उसका जो भी वैल्यू एसोसिएटेड होगा वो वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, ये ओवरऑल वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी। सिमिलरली कॉस के साथ में भी हो सकता है, तो x cos थीटा, तो यहां पे जब cos थीटा की वैल्यू 1 होगी तो ये पूरा वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो क्या होगा, बचेगा x बचेगा, तो दैट इज व्हाट अगेन मैक्सिमम। तो कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म अगर आपने लिया साइन और कॉस के टर्म में, तो साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू जब वो 1 होगा तो उसके साथ में जो भी एसोसिएटेड वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, दैट पॉइंट वी नीड टू नो। अब ये क्या बोल रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पे इंप्लीमेंट करते हैं, सो व्हेन वी आर इंप्लीमेंटिंग ओवर हियर व्हाट इज द क्राइटेरिया, तो ये बोल रहे हैं फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट, है ना, मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट क्या होगा, साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1, साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, तो
अब ये क्या बोले ना, मैक्सिमम करंट का नोटेशन क्या होता है, हमने मैक्सिमम करंट का नोटेशन लिया आई नॉट, एक्चुअली साइड में लिखना था मैक्सिमम करंट आई नॉट। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि आपने ना यहाँ पे देखो, ये क्या होगा साइन ओमेगा टी जैसे 1 होगा, तो ये क्या होगा ई नॉट हो गया अपॉन आर हो गया, तो जो करंट की वैल्यू क्या हो गया वो आई नॉट हो जाएगा, ये मैक्सिमम करंट हो गया। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस व्हाट इक्वेशन नंबर 4। अब आप पुट कर दो, किसको किसमें पुट करोगे, सो पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3, व्हाट विल वी गेट, हमको मिलेगा आई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आपने इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया था ना, ई नॉट अपॉन आर, ई नॉट अपॉन आर को हमने रिप्लेस कर दिया किसे आई नॉट से, ये इक्वेशन क्या हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, ये पॉइंट को आप समझना बहुत जरूरी है, या E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। उससे पहले ना मैं पहले बता देता हूं कि सिंस आपको क्या मिला, सिंस आपने लिया है आई नॉट की वैल्यू क्या हमने लिया था ई नॉट अपॉन कैपिटल आर, ठीक है, फिर आप बता दो देयरफॉर ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू कैपिटल आर, सो वेयर ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ये पॉइंट आप बहुत क्लियर होना चाहिए हमें, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे यूज करता रहूंगा, कहीं पे भी अगर आपको ई नॉट अपॉन आई नॉट दिखेगा तो वो वैल्यू क्या होगा, वो रेजिस्टेंस ही होगा, समझ में आ रहा है, इस पॉइंट को हम आगे यूज करेंगे। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, आपने जो ईएमएफ लिया है और जो करंट लिया है उसको हम ना फेजर डायग्राम के टर्म में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम भी ले लेते हैं हम लोग। फेजर डायग्राम इज व्हाट, इट्स अ रोटेटिंग वेक्टर, ठीक है, तो फेजर डायग्राम के टर्म में अगर आप ले रहे हो तो पॉइंट क्या है, वो चीजों को आप जरा नोटिस करो। तो देख लो यहां पे मैंने क्या किया, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर आपको लेना है तो चलो ठीक है, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे इमेजिन कर लिया, सो दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अभी बोला सर्कल हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हमने जैसा नॉर्मल टर्म लिया था, तो ये बोल रहे ई नॉट साइन ओमेगा टी, आपने क्या किया ईएमएफ लिया, यू हैव टेकन ईएमएफ, तो ये हो गया ईएमएफ है ना, तो ये इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, इसका एम्पलीट्यूड हो गया ई नॉट, करेक्ट, और ये कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, ये एंगल ओमेगा टी पे इंक्लाइंड है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके लिए उसका फॉर्मूला क्या हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो अब तक हमने समझा उसके टर्म में, करेक्ट। और क्या होता है, यहां से आपने क्या किया, लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या देगा, ये उसके ईएमएफ की वैल्यू देगा उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे हम आ जाते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, करंट का। देखो करंट का क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब करंट का एम्पलीट्यूड आई नॉट है, वो भी कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, ओमेगा टी पे, तो वो भी एंगल ओमेगा टी पे इंक्लाइंड है, बट उसका जो है एम्पलीट्यूड क्या है, डिफरेंट है, ये आई नॉट हो गया, ठीक है। और उसके लिए अगर आप कंसीडर करते हो तो ये यहां पे आ गया, तो दिस इज व्हाट आई, तो ये होगा फेजर डायग्राम फॉर द ईएमएफ एंड करंट, अंडरस्टूड। और एक और चीज आप देख सकते हो कि यहां पे अगर ये साइन ओमेगा टी है और ये भी साइन ओमेगा टी है, इसका मतलब क्या होता है कि E and I are in same phase, E and I are in same phase, ठीक है, इसका मतलब होता है कि दोनों सेम फेज में। प्लस क्या होता है कि they will have zero minimum and maximum value at the same time, at the same time। अच्छा at the same time का मतलब क्या होगा कि जब ना ईएमएफ का वैल्यू जीरो होगा तब करंट का वैल्यू भी जीरो होगा, जब ईएमएफ का वैल्यू मिनिमम होगा करंट का वैल्यू भी मिनिमम होगा, जब ईएमएफ का वैल्यू मैक्सिमम होगा करंट का वैल्यू भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब इसको हमने ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो ग्राफिकली अगर आप देखते हो ग्राफिकली, तो ग्राफिकली आपने समझा होगा कि हमने साइन ओमेगा टी का ग्राफ प्लॉट किया था लास्ट टाइम, तो फेजर डायग्राम में जब ग्राफ का हमने पैटर्न स्टडी किया था, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लो ना सर्कल वाले फॉर्म में ही होगा, तो सर्कल का जो है ना रेडियस यहाँ पे ये ई नॉट होगा प्लस ई नॉट, और ये क्या होगा, ये माइनस ई नॉट होगा, यहाँ पे वैल्यूज होगा क्या होगा, प्लस आई नॉट होगा, ये क्या होगा, माइनस आई नॉट होगा, ठीक है। आपने एंगल यहाँ पे ले लिया है, ये क्या है 90 है, 90 पाई बाई 2 ले लो आप, ये 180 हो गया, ये कितना है 270 है, दिस व्हाट 360, क्लियर। तो अब अगर मैं ना ई नॉट साइन ओमेगा टी के हिसाब से प्लॉट करता हूं, करेक्ट, ई नॉट साइन ओमेगा टी मतलब जब ये साइन का वैल्यू जीरो रहा होगा, साइन ओमेगा टी मतलब टाइम टी जीरो, तो मतलब ये क्या होगा, जीरो से मैं स्टार्ट करता हूं, जीरो मतलब आपका ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, अब ये क्या हो गया, आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा ना, ये जीरो मिलेगा, 90 पे क्या होगा प्लस ई नॉट मिलेगा, ये फिर क्या होगा जीरो मिलेगा, फिर आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, देन अगेन इट विल कम बैक टू जीरो।
बट अगर मैं यही ग्राफ प्लॉट करूं आई नॉट के लिए तो क्या दोनों सेम फेज में है? तो एज वी हैव सीन ई एंड आई आर इन सेम फेज, दे विल हैव जीरो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू एट द सेम टाइम। क्या ये स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो ना ये बेटर होगा, हो सकता है कहीं पे आपको यहाँ कंफ्यूज कर दे। सो या इसको आप ऐसे इमेजिन कर लो, आप ले लो दे विल अचीव जीरो, फिर उसके बाद हो गया मैक्सिमम एंड मिनिमम साइमल्टेनियसली, मिनिमम साइमल्टेनियसली। ठीक है, मतलब जब ना इसकी वैल्यू जीरो होगी तो सेकंड की वैल्यू भी जीरो होगी, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। तो उसका ग्राफ क्या होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये करंट का ग्राफ हो गया और ये किसका होगा, ईएमएफ का ग्राफ हो गया। तो आई थिंक कि ये चीज आपकी डन हो गई। अब हम करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर। नाउ सेकेंड टॉपिक, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर। एसी सर्किट में जब सिर्फ ना एसी हमने ऑल्टरनेट ईएमएफ अप्लाई किया सिर्फ इंडक्टर को, तो ये ना एक्चुअली होता है सेल्फ इंडक्शन। आपने अगर किया होगा तो सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, आपने ईएमएफ अप्लाई किया, तो ईएमएफ अप्लाई करने के बाद इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। वो क्या करता है, इंड्यूस ईएमएफ विल इंड्यूस करंट इन सच अ वे कि ये जो अप्लाइड ईएमएफ है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। इट विल स्टार्ट अपोजिंग दैट वन। तो एक और पॉइंट है, जैसे आपने लेंज लॉ के हिसाब से देखा होगा, तो E इज इक्वल टू क्या, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। जो फाई का वैल्यू इंडक्टर के केस में होता है वो क्या होता है, डी बाई डी टी होगा। फाई का वैल्यू क्या होता है, एल इंटू आई होता है। तो उसके हिसाब से क्या होगा, एल को हम बाहर ले लेते हो तो क्या होगा, डी आई बाई डी टी। इसका मतलब क्या होता है, ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू है। इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, अप्लाइड ईएमएफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सो अब आप यहां पे लिख लो सिंस इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो अगर आपको लिखना है तो उसको आप ई आई लिख लो, कोई इशू नहीं है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू क्या है, माइनस एल डी आई बाय डी टी। किस केस में, इंडक्टर के केस में। लेकिन हमको ना उससे मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है, हमको अप्लाइड ईएमएफ से मतलब है। तो ये अगर मान लो ये ना ईएमएफ की वैल्यू है, ये एल डी आई बाई डी टी, अगर ये ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होता, मतलब इतना ईएमएफ हमने अप्लाई किया होगा, तो माइनस साइन के साथ उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर अप्लाइड ईएमएफ है ना। तो इसके अप्लाइड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर अप्लाइड ईएमएफ, अप्लाइड ईएमएफ को हमने क्या ले लिया, कैपिटल ई, तो उसका वैल्यू क्या होगा, ये नेगेटिव है तो ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो एल डी आई बाई डी टी, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमारा टास्क क्या है कि हमने सर्किट में ईएमएफ अप्लाई किया, हमको करंट ऑब्टेन करना है। तो इस इक्वेशन से आप करंट की वैल्यू कैसे ऑब्टेन करोगे, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर, है ना। तो डी आई इज इक्वल टू होगा, ये ईएमएफ हो गया करेक्ट, अपॉन एल इंटू क्या होगा, ये dt हो गया। दिस वन को यू टेक एज इक्वेशन नंबर 1, दैट विल बी बेटर। ठीक है, अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हमने लेंज लॉ में ये कॉन्सेप्ट हमने लर्न किया था कि इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू सेल्फ इंडक्टेंस के केस में क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन के केस में क्या होता है, और ये अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करता है। इसके अप्लाइड ईएमएफ क्या होगा, उसका पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे से बताने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं पे आपको ऐसा मिलेगा कि इंड्यूस ईएमएफ प्लस अप्लाइड ईएमएफ इज इक्वल टू 0, देन उसके आगे आप सिंप्लीफाई करो, बट ये बेटर ऑप्शन है, आप इस तरह से कर लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हमने क्या करना है, हमने ना ऑल्टरनेटिव ईएमएफ अप्लाई किया। आप बताओगे सिंस जो आपने ईएमएफ अप्लाई किया उसकी वैल्यू क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, करेक्ट, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पुट करना है, सो पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड व्हाट डू वी गेट, तो ये डी आई की वैल्यू डी आई लेगी, बट ई की जगह हमने क्या लिखा, ई की जगह हमने लिखा ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू क्या होगा, ये डी टी हो गया, अपॉन क्या होगा, दिस इज कैपिटल एल। इसको अगर आपको लेना है तो आप इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि टोटल करंट चाहिए ना आपको। ये तो हो गया वेरी स्मॉल करंट, करेक्ट, इट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। आपको टोटल करंट फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालोगे आप, सो टू गेट टोटल करंट, सो टू गेट टोटल करंट क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टू गेट टोटल करंट इंटीग्रेट इक्वेशन 3, सो इंटीग्रेट इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को इंटीग्रेट करते हैं तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी हो गया, करेक्ट, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये वैल्यू क्या होगा, इट्स ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन कैपिटल एल इंटू क्या होगा, ये डी टी हो गया, करेक्ट। डी आई का वैल्यू क्या होगा, डी आई इज आई, और जो भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएंगे, तो ई नॉट अपॉन एल क्या होगा, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन इसका लेना आपको, इंटीग्रेशन लेना है साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4।
ठीक है। सो बिफोर इंटीग्रेटिंग साइन ओमेगा टी dt जस्ट विल अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, वंस अगेन आई विल रिपीट कि अगर आपके पास में वैल्यू है साइन एक्स का, उसको आपको इंटीग्रेट करना है और विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। बट अगर समझो यहाँ पे छोटा सा वेरिएशन है, क्या है, साइन एक्स की जगह पे क्या है, साइन n इंटू एक्स है। यहाँ पे सिर्फ x था, अभी n इंटू एक्स है और आपको विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करना। तो ये क्या होगा, साइन n x, ये पूरा टर्म cos n x में टर्न हो जाएगा। और जो ना यहाँ पे x के अलावा जो वैल्यू है वो क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्लियर? उस हिसाब से अगर मैं वहां पे देखूं जो वैल्यूज हमने ऑब्टेन किया वहां पे, तो ये क्या है, साइन ओमेगा टी है। आपको विद रिस्पेक्ट टू dt क्या करना है, उसको इंटीग्रेट करना। तो साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा एंड ओमेगा वैल्यू विल कम इन डिनोमिनेटर। बट अगर ये डेरिवेटिव होगा तो उल्टा होगा। डेरिवेटिव में क्या होता है, देखो साइन ओमेगा टी से जाओ कॉस ओमेगा टी, मतलब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में कन्वर्जन का पैटर्न वैसे होगा, साइन से कॉस में ही कन्वर्ट होता है। लाइक अगर मैंने यहाँ पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स किया होता, ये क्या होगा, साइन एन इंटू एक्स है। अब अगर इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा तो क्या होगा, कॉस एन इंटू एक्स होगा, बट जो एन की वैल्यू होगी ना वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो उसके हिसाब से अगर मैंने यहाँ पे लिया डी बाई डी एक्स, किसका वैल्यू, डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी टी ले लिया मैंने, किसका, साइन ओमेगा टी का। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का वैल्यू होगा कॉस ओमेगा टी और ओमेगा यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन वैल्यू की हमें ना रिक्वायरमेंट है बाद में, बट उसके मैंने अभी इसलिए समझा दिया ताकि बाद में हमें इसलिए वापस टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़े। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्राइटेरिया होगा। सो व्हेन यू आर टेकिंग दिस वन, आपने साइन ओमेगा टी की वैल्यू हमको क्या मिला, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो ये हो गया, आपको आई मिलेगा, आई इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन हमको क्या मिला था, कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा मिला था और माइनस साइन को मैंने पहले ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा इशू ये है कि हमने जब स्टार्ट किया था वी टुक थिंग्स इन टर्म्स ऑफ साइन, है ना, हमने अप्लाई किया था साइन के टर्म में और यहां पे हमको वैल्यू मिल रहा है कॉस के टर्म में। तो वी वांट टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ साइन, तो हमको समझने में आसानी होगा ना कि मतलब एक्स एक्सिस से अगर हम रेफरेंस लेंगे तो मतलब कितना एंगल अहेड या बिहाइंड होगा या कितना लीड या लैग हो रहा होगा, वो हमको समझने में हेल्प मिलता है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास वैल्यू है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं और कॉस थीटा को हम साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। अभी हमको ना यहाँ पे ये वैल्यू यूज करना है। अब याद रखना जो माइनस वाली वैल्यू रहेगी ना उसके लिए आपको ये माइनस वाले को यूज करना। उसके पीछे अलग भी रीजन है कि कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, कैसा है, तो उसके हिसाब से आपको ये वैल्यूज मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी की वैल्यू को मैं ना रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये माइनस हो गया टी नॉट अपॉन एल और यहाँ पे डिनोमिनेटर का ये ओमेगा आ गया यहाँ पे। तो कॉस ओमेगा टी को भी आप कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ, तो ये हो गया साइन हो गया ओमेगा टी इज लाइक थीटा, तो ये क्या होगा, ये पाई बाय 2 हो गया माइनस थीटा, करेक्ट। तो 90 माइनस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा नहीं ये ओमेगा टी है, करेक्ट ना, थीटा इज वो ये ओमेगा टी और ये ई नॉट एल ओमेगा एल ये आपके पास ये आ गया। अब ये क्या होगा, आई इज इक्वल टू, अब ये क्या बोल रहे हैं, इस माइनस साइन को अंदर लेके चले जाओ, तो ये क्या होगा, ये ई नॉट हो जाएगा एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, ओमेगा एल या एल ओमेगा जैसे भी लिखना, ये हो गया साइन। यहां पे क्या होगा, जैसे माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 होगा, ठीक है। और आपको अगर बताना है तो आप बता सकते हो यहाँ पे कि वेर अगर ना साइन थीटा है ना, माइनस साइन थीटा है, तो उसको आप साइन ब्रैकेट में माइनस थीटा लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा। तो ये क्या, जो बाहर साइन माइनस साइन था दैट कैन गो इन साइन दैट साइन, तो आपको ये इक्वेशन मिलता है। तो ये क्या हो गया, इसको अगर आपको लेना है तो ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 5। अब मैक्सिमम करंट कब मिलेगा आपको, तो मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होगी ना 1 हो जाएगी। तो फॉर मैक्सिमम करंट that is I naught sin omega t minus pi by 2 is equal to what, 1। इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो अभी ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो therefore समझो कि अगर ये वैल्यू 1 हो जाएगा तो जो ये E नॉट अपॉन ओमेगा एल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, मैक्सिमम करंट के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट है ना। मतलब करंट आई का वैल्यू आई नॉट तभी होगा जब ये वैल्यू 1 होगा, तो जब ये वैल्यू 1 हो गया तो आई का वैल्यू आई नॉट हो गया। ये इक्वेशन को ले लिया आपने 6, अब इसको रिलेट कर दो वहां पे। सो पुट 6th इक्वेशन इन व्हाट, 5th। सो अब आप मेंशन कर दो, पुट 6th इक्वेशन इन 5th इक्वेशन। सो व्हाट डू वी गेट, हमको मिलेगा i इज इक्वल टू, वी गॉट इट एज यहाँ पे आई नॉट हो गया
ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल का वैल्यू क्या आई नॉट, तो ये वैल्यू हो जाएगा आई नॉट एंड फाइव आपको क्या मिला, ये ऑलरेडी है साइन है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब यहां पे वो स्टोरी आ गई जो अब तक हमने ना अंडरस्टैंड करी है, उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया। ये पूरे पार्ट को मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अगर आप ना ईएमएफ के इक्वेशन को और ये करंट के इक्वेशन को कंपेयर करो तो देखो दोनों में साइन ओमेगा टी है, मतलब मैं ना विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ले रहा हूं या एक्स एक्सिस ले रहा हूं वो सेम है, बट यहां पे आपको दिख रहा है ये साइन ओमेगा टी है सिर्फ, और ये क्या माइनस पाई बाय 2 है, बराबर। तो पहले मैं स्टेटमेंट के टर्म में लिख लेता हूं, फिर फेजर डायग्राम के टर्म में आ जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आपने यहां पे बताया तो आप बताओगे यहां पे आई लैग्स विद ई बाय पाई बाय 2, मतलब आई ना जो करंट है वो ईएमएफ से क्या करेगा, लैग करेगा। मतलब पहले तो सर्किट में क्या होगा कि ईएमएफ आएगा फिर करंट का एक्शन आपको दिखाई देगा, इसका मतलब होगा ना आई लैग्स विद ईएमएफ, मतलब क्या होगा कि पहले सर्किट में ईएमएफ आपने अप्लाई किया फिर उसका आपको करंट का इफेक्ट दिखाई देगा, इसका मतलब ये हो गया। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या करते हैं, फेजर डायग्राम के टर्म में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो फेजर डायग्राम, ठीक है। अच्छा, ये और जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, ये इक्वेशन नंबर 6 है, उस पर मैं हाईलाइट करने की जरूरत है, वो मैं एंड में करता हूं, वरना क्या होगा ना कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट है वो क्या होगा, मिस हो जाएगा। तो अब इसमें ना लैग हो रहा है, तो देखो मैं क्या करता हूं, पहले मैंने एक्स एक्सिस का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो ये ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। तो जो आपका ईएमएफ होगा ना, अभी ध्यान से देखने वाली बात ये है कि ये आपका ईएमएफ हो गया, करेक्ट। तो ये जो है आपका ये ई नॉट हो गया, आपने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया वाई एक्सिस पे, तो ये वैल्यू हो गया आपका ई, और ये कितना एंगल है, ये है ओमेगा टी, करेक्ट। अब ये क्या बोल रहे हैं कि लैग कर रहा है ना, कितने से लैग कर रहा है, पाई बाय 2। लैग मतलब क्या होगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ना, यहां से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, कितना एंगल, पाई बाय 2। तो आप देखोगे जब भी आप पाई बाय 2 एंगल पे जा रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली आपका ना फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो अब देखो 90 डिग्री मतलब ये होगा ना, 90 डिग्री है, यहां इस लाइन से 90 डिग्री है, मतलब क्या होगा, यहां से आप ना पाई बाय 2 एंगल क्या आ रहे हो, पीछे आ रहे हो, करेक्ट। तो ये वैल्यू क्या होगा, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ये कम होगा, तो ये क्या होगा, ये आई नॉट होगा। तो अब यहां से आप डॉटेड डॉट ड्रॉ कर दिया आपने, तो ये क्या होगा, आई हो गया, क्लियर। ये हो गया आपका फेजर डायग्राम फॉर एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, या इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। और अब अगर आपको इतना टाइम पास नहीं करना है तो आप क्या करो यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ना ये वाला बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये काफी जगहों पे आपको दिखाई देगा। तो आपने ले लिया कि ये ईएमएफ है, ये ईएमएफ की लाइन है, तो जो करंट है वो उससे कितना लैग कर रहा है, 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे एरो ऐसे कर दिया तो द करंट इज लैगिंग, मतलब एरो ऐसा, ये हो गया आपका पाई बाय 2। तो आइदर यू रिप्रेजेंट द फेजर डायग्राम लाइक दिस और यू रिप्रेजेंट लाइक दिस, दोनों काम करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ग्राफ पे, वाई एक्सिस हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस, अगर आपको लेना है जीरो एंगल हो गया, दिस इज 90, दिस इज 180, दिस इज 270 एंड दिस व्हाट 360। और ये क्या होगा, ये प्लस ई नॉट हो गया, ये माइनस ई नॉट हो गया, ये प्लस आई नॉट हो गया, और ये वैल्यू आपका माइनस आई नॉट हो गया, ठीक है। और जब आप अपना ग्राफ प्लॉट करते हो इसके हिसाब से, तो आपको जो ईएमएफ का वैल्यू होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब साइन ओमेगा टी, जब टी का वैल्यू 0 होगा ना, ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब जब टी का वैल्यू 0 होगा तो ये साइन 0 हो जाएगा, आपका ग्राफ यहां से ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आपको याद होगा ना, हमने पहले लिया था ऐसा सर्कल वाला पैटर्न, ठीक है, उसके हिसाब से अगर आपको डिस्कस करना है तो आप देख लो, जैसे ये वाला ग्राफ देख लो, यहाँ पे ये वाला है ना, उसके हिसाब से मान लो ये मेरा ईएमएफ यहाँ पे, अभी मेरा ई का वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, और जो करंट का बिगिनिंग वैल्यू को कहां पे है, वो यहाँ पे, ये करंट का वैल्यू ऐसे। तो जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो व्हाट विल बी द पैटर्न, मतलब मेरा पार्टिकल ऐसे जाएगा ना, ऐसे मूव करेगा, तो ये क्या होगा, ये इस तरीके का पैटर्न मिलेगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा तो ये ऐसा पैटर्न मिलेगा, फिर यहाँ पे आएगा तो देन इट विल गो डाउन, व्हेन इट विल रीच टू दिस प्लेस इट विल अगेन लाइक दिस, करेक्ट। बट ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ये आपका ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, मतलब इस जगह से स्टार्ट होगा ना, ये ऑलरेडी एम्पलीट्यूड पे, इट्स नॉट एट 0, ये 0 पोजीशन है, जो वाई एक्सिस पे वैल्यू होगा वही एम्पलीट्यूड होगा, बट ये कौन सा एम्पलीट्यूड है, नेगेटिव एम्पलीट्यूड, यहां से स्टार्ट होगा। तो यहां से स्टार्ट होने के बाद ना ग्राफ आपका ऐसे जाएगा ना, मतलब यहां से कितना होगा, 0 पे गया, ये वाली वैल्यू पे 0 पे जाएगा 90 डिग्री, फिर वापस 90 डिग्री पे तब जाके प्लस वैल्यू पे आएगा, फिर वापस से 90 डिग्री तब ये क्या होगा, 0 पे आएगा। तो उसके हिसाब से तो जो पहले ई नॉट का ग्राफ है, ई का ग्राफ है, वो कैसा हो गया, आपका ग्राफ ऐसा हो गया, बराबर, ये पे 90 हो गया, फिर ये 0 हो गया। अब क्या होगा, माइनस में आएगा उसका वैल्यू, तो ये यहां पे आ गया, फिर क्या होगा, वैल्यू 0 हो गया, करेक्ट। अब यहां पे क्या होगा, करंट लैग कर रहा है तो करंट का वैल्यू यहां से स्टार्ट होगा,
है ना। फिर अगले 90 पे क्या होगा, माइनस से क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर वापस से 90 अगर आप देखोगे तो क्या होगा, प्लस वाली वैल्यू पे आ जाएगा। फिर वापस से 90 आप शिफ्ट करके देखोगे तो 0 पे आ जाएगा। फिर वापस से 90 आप शिफ्ट करके देखोगे तो क्या होगा, ये यहां पे आ जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ फॉर एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पे आ जाते हैं, जिसका ना हमें डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी लग रहा है, इसका डिस्कशन करना बहुत जरूरी लग रहा है। दैट इज सिंस आपने क्या लिया है यहाँ पे, ये जो आप पर्टिकुलर पार्ट इमेजिन किया आपने क्या इमेजिन किया कि आई नॉट का वैल्यू जो है वो ई नॉट अपॉन ओमेगा एल आपको मिला है। इमेजिन क्या मतलब, जब आपने साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 का वैल्यू आपने वन लिया, तो यहाँ पे क्या आप रेशियो क्रिएट करते हो किसका, ई नॉट अपॉन आई नॉट का। तो ई नॉट अपॉन आई नॉट, तो ये ई नॉट ये आई नॉट विल गो इन डिनोमिनेटर, तो क्या होगा, ओमेगा एल हो जाएगा। अब यहाँ पे बताते हो ई नॉट अपॉन आई नॉट, अगर आपको याद होगा ना रेजिस्टर के लिए मैंने बताया था कि ये रेजिस्टेंस के इक्वल होता है ना। एसी सर्किट कंटिन्यूअली रेजिस्टेंस के टर्म में मैंने बताया था, रेजिस्टर के टर्म में बताया था। सो ई नॉट आई नॉट सिमिलर टू रेजिस्टेंस, ई नॉट आई नॉट सिमिलर टू रेजिस्टेंस। सो अब ये जो वैल्यू होगा ना यहाँ पे, तो ये जो इनका जो रेजिस्टेंस आएगा ना, इसको क्या बोल रहे हैं, ई नॉट आई नॉट सिमिलर टू रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, ई नॉट आई नॉट की वैल्यू इस केस में किसके इक्वल होगी, एक्सएल के इक्वल होगी, और एक्सएल इज होगा ई नॉट आई नॉट हो गया। बट ई नॉट आई नॉट का वैल्यू इस केस में कितना है, ओमेगा एल है। ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो एक हो जाएगा 2 पाई एफ एल। तो अभी आप बताओगे एक्सएल क्या होता है, तो एक्सएल क्या होता है ना, एक्सएल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। एक्सएल क्या का काम का है, ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो गया, एंड is called as एक्चुअल में ये होता है रिएक्टेंस, ये होता है रिएक्टेंस, है ना। जब ना इंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, कैपेसिटर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उसको बोलते हैं रिएक्टेंस बोलते हैं। बट ये इंडक्टर है, इसका उसका नाम हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये आपका सिस्टम में नया फॉर्मूला आ गया, एक्सएल इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट ओमेगा एल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। एक और पॉइंट है जो आप ना समझ लोगे तो बेहतर होगा, ये आप ना एकदम एंड में रिप्रेजेंट करोगे तो भी अच्छी बात है। तो ये ऐसे ले लो, आपने ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ में आप क्या प्लॉट कर रहे हो उस चीज को देख लो। आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी अप्लाई करके आप देख रहे हो कि ना करंट पे क्या फर्क पड़ता है और रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। तो ये क्या होगा, इंडक्टर के लिए आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, तो आप देख रहे हो एक्सएल पे क्या फर्क पड़ता है। तो जैसा आपने समझा है, एक्सएल की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू है 2 पाई एफ एल, करेक्ट, वहां पर हमने लिखा है। तो जो एक्सएल की वैल्यू वो प्रोपोर्शनल टू एफ हो गया। मतलब क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करोगे तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिकॉज दिस टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट हमको जो पता है, हमको क्या निकालना, आईएल की वैल्यू निकालनी है। आईएल मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर। तो करंट का बहुत सिंपल सा टास्क है ना कि अगर आपने ईएमएफ जो भी अप्लाई किया होगा उसको आप क्या करना, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे अगर उस हिसाब से आऊंगा तो ईएमएफ ई हो गया और एक्सएल की वैल्यू क्या है, 2 पाई एफ एल होगी। तो उसके हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करोगे तो जो करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आप इस हिसाब से भी देख सकते हो ना, यू कैन सी ओवर हियर कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो करंट को डिक्रीज होना ही है, ठीक है। सो ये बेसिकली टर्म्स हो गए रिलेटेड टू एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर। सो आई थिंक इंडक्टर के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हो गए आप इसके बेसिस पे सिंप्लीफाई कर सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। सिर्फ कैपेसिटर का कंटेन होगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले ना हमको पोटेंशियल का और कैपेसिटेंस का रिलेशन देखना होगा। तो अभी आपको ये पता होगा कैपेसिटेंस और पोटेंशियल अप्लाइड ये है और उसके अंदर चार्ज स्टोर्ड क्यू। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, सीबी। सीबी का मतलब रिज्यूमे बायोडेटा, ठीक है। तो अगर आपको कोई बायोडेटा पूछेगा तो आप बोलोगे क्यू, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि ये जो वी है ना, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या जो पोटेंशियल जो इसके अक्रॉस जनरेट होगा वो किसके इक्वल होगा, जो ईएमएफ हमने अप्लाई किया। क्यों, क्योंकि ना सर्किट में सिर्फ वही है ही, है ना, सिर्फ कैपेसिटर ही है। तो जो भी ईएमएफ आप दोगे वो पूरा क्या होगा, इसके अंदर चार्ज स्टोर करने के लिए यूज होगा। तो ये कैपेसिटर सी हो गया। अब ईएमएफ ई अप्लाई किया है तो चार्ज क्यू स्टोर होगा, बेसिकली ये हो गया, ठीक है। उसके हिसाब से आप ई का वैल्यू अगर निकालते हो तो क्या होगा, क्यू बाय सी हो गया। तो आपको स्टार्ट यहां से करना है। तो क्या आप बताते हो यहाँ पे सिंस, तो आप क्या बताते हो कि सिंस ईएमएफ अप्लाइड की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ईएमएफ अप्लाइड विल बी चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। ये है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ऑप्टेन करना है, या इक्वेशन 1 नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, आपको ऑप्टेन करना है करंट। यहाँ पे करंट का कोई सिग्निफिकेंस ऐसा दिख रहा है कि मुझे कहीं पे आई जैसा दिख रहा हो, तो मेरे पास एक ऑप्शन दिख रहा है ना चार्ज, मतलब चार्ज से मैं करंट को रिलेट कर सकता हूं। कैसे, कि अगर चार्ज को आप टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपको करंट मिलता है, करेक्ट ना।
तो लेट्स सी कि हम कैसे अप्रोच करते हैं। तो पहले हमारा टास्क है कि पहले चार्ज को आप अरेंज करो। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, ये C इंटू कैपिटल E हो गया, ठीक है। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब आप बता दो कि आपने ना क्या करना है, ईएमएफ आपने अप्लाई किया इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव। तो अभी आप वो पॉइंट पे आप मेंशन कर दो। तो सिंस ईएमएफ अप्लाइड इज इन फॉर्म ऑफ व्हाट, E नॉट साइन ओमेगा टी, आपने अल्टरनेटिव के टर्म में ईएमएफ अप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब पुट कर दो इक्वेशन 2 को 1 में। सो पुट इक्वेशन नंबर 2 इन 1 एंड व्हाट डू वी गेट, हमको क्या मिलेगा, अभी Q का वैल्यू मिलेगा C कैपिटल E का वैल्यू क्या होगा, E नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। क्लियर, ये क्या होगा, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 3। गॉट इट। अब क्या करना है, अब आपको ना करंट की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। सो अब यहां मेंशन करोगे टू गेट करंट, टू गेट आई डिफरेंशिएट, किसको डिफरेंशिएट करोगे, इक्वेशन 3 को। डिफरेंशिएट 3 किसके रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट 3 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टी, टाइम के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, Q को अगर आप डिफरेंशिएट करो तो dq बाई dt हो गया, इज इक्वल टू ये वैल्यू होगा d बाई dt। आपने इन वैल्यूज को भी डिफरेंशिएट किया यहां पे, ये C E नॉट हो गया, दिस व्हाट साइन ओमेगा t। क्लियर। अब क्या होता है, dq बाई dt की वैल्यू क्या होगी, तो यार ना ये I इज q बाई t था, तो अगर उसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेना तो dq बाई dt, करेक्ट ना। तो अब यहां पे बता सकते हो कि ये जो I का वैल्यू है वो क्या है, dq बाई dt है। क्लियर, dq बाई dt इज नथिंग बट I। अब लिखोगे therefore I इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा, कैपिटल C कांस्टेंट वैल्यू है, E नॉट कांस्टेंट वैल्यू, आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, sin ओमेगा t को सिर्फ आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो डिफरेंशिएटिंग sin ओमेगा t एंड व्हाट डू वी गेट, सो यहां होगा therefore I इज इक्वल टू, ये क्या होगा, C हो गया, E नॉट हो गया, करेक्ट ना। अब ध्यान से देखना, sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है cos ओमेगा t, ठीक है। इससे पहले मैंने लिखा था बोर्ड पे, और क्या होगा, जैसे कि ना अगर ये इंटीग्रेशन होता तो ओमेगा डिवाइड होता, बट यहां पे ओमेगा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसको आपने ले लिया इक्वेशन नंबर 4। अगर आपको याद होगा तो लास्ट टाइम हमने एक और चीज लिखी थी कि cos थीटा के ना हमें 2 फॉर्मूले मिले थे। एक कौन सा फॉर्मूला मिला था, साइन के टर्म में, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा एक मिला था, और दूसरा क्या मिला था हमको, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो ये ना सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, ये वैल्यू ना पाई बाय 2, मतलब अगर आपने क्वाड्रेंट के हिसाब से ले तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू शिफ्ट हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होने की वजह से क्या होता है कि आपको ना ये वैल्यू प्लस में, तो ये प्लस वाला वैल्यू आपका वर्क करेगा, है ना। यहां पे आपको दिखाई देगा कि कैसे वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जा रहा है, दैट विल अंडरस्टैंड। तो हमने ये सेकंड वाली वैल्यू को यूज करेंगे, ठीक है। तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों प्लस पाई बाय 2 थीटा लिया। तो आपको क्या करना है, आपको प्लस पाई बाय 2 थीटा में लेना, तो देयरफॉर आपने क्या लिखा, I इज इक्वल टू क्या होगा, ये C हो गया, E नॉट दिस ओमेगा एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, साइन, एंड वैल्यू हमको क्या मिलेगा, पाई बाय 2 प्लस थीटा मिला, करेक्ट। इसको अगर आपको लेना है तो आप ले लो इक्वेशन नंबर 5, और आप मेंशन करना है तो मेंशन कर सकते हो वेयर cos ओमेगा t इज इक्वल टू, क्या वैल्यू आपने लिया है, साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा t वैल्यू आपने लिया है यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यूज हमने मेंशन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हमको क्या करना, मैक्सिमम करंट की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, टू गेट मैक्सिमम करंट, है ना। मैक्सिमम करंट कब मिलेगा आपको, तो अब तक जो हमने समझा था कि जब ये साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, थीटा नहीं है, ओमेगा टी है ना, ये ओमेगा टी है, मैं थीटा ले रहा हूं हर बार, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, तो साइन ओमेगा, साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी क्या होगा, 1 होगा। तो अब यहां पे बताते हो फॉर मैक्सिमम करंट, सो फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट क्या होगा, आई नॉट, मैक्सिमम करंट के लिए क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, करेक्ट, या पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है, कि वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये जो इक्वेशन रखना है ना, ये वैल्यू तो 1 हो गया आपका, तो यहां पे क्या बचा, C बचेगा, E नॉट बचेगा, ओमेगा बचेगा, इज इक्वल टू व्हाट, करंट क्या होगा, I नॉट हो जाएगा। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 6। सो अभी आप क्या करोगे, पुट कर दोगे, इसको पुट कर दोगे, पुट 6 इन कौन से क्वेश्चन में पुट कर दिया हमने, 5th में पुट कर दिया, ये 6 वाली वैल्यू को 5th में, तो 6 वाली वैल्यू क्या है, यहां पे देखो, I नॉट की वैल्यू C E नॉट ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया I नॉट एंड वैल्यू क्या होगा, साइन हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका पाई बाय 2 प्लस, या पाई बाय 2 प्लस ओमेगा, या ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, क्योंकि ना हमको कंपेयर करने में आसानी होगी, है ना। क्या कंपेयर करने में आसानी होगी, अभी आप समझ जाओगे। तो अब अगर यहां पे देख रहे हो ना, अब देखो ईएमएफ जो हमने अप्लाई किया है,
ये ई नॉट साइन ओमेगा टी है, बट जो करंट हमको मिला वो क्या मिला, आई नॉट साइन ओमेगा टी पाई बाय 2। तो ये क्या होगा, हम साइन में क्यों कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारा ईएमएफ अप्लाइड इज इन टर्म्स ऑफ साइन, हम ना एक्स एक्सिस के रेफरेंस में ले रहे हैं, तो हमको कंपेयर करने में आसानी होगा। अगर ये कॉस के टर्म में होगा तो विल बी वेरी डिफिकल्ट ना, क्योंकि एक वैल्यू को आप एक्स से मेजर करो, दूसरे को वाई से मेजर करो तो बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। जस्ट टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन हमने दोनों को क्या किया, साइन के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आप देख सकते हो उसमें भी साइन ओमेगा टी, इसमें भी साइन ओमेगा टी, बट यहाँ पे क्या प्लस पाई बाय 2 है। इसका मतलब आप करंट में लीड बाय पाई बाय 2 द ईएमएफ, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि आई लीड्स इट्स विद ईएमएफ, ठीक है, कितने से, बाय पाई बाय 2। सो पाई बाय 2 एंगल से क्या करेगा, उसको लीड करेगा। अब इसको ना हम फेजर डायग्राम के टर्म में अंडरस्टैंड करके देखते हैं कि व्हाट इज अ फेजर डायग्राम, ठीक है। तो फेजर डायग्राम में यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो व्हेन वी अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ फेजर डायग्राम, देखो पॉइंट्स ना बहुत क्लियर होने चाहिए हमारे माइंड में कि क्या हम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो फेजर डायग्राम अगर आप ले रहे हो तो फेजर डायग्राम में ये लीड हो रहा है, लीड मतलब ना ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के आगे भी जा सकता है। तो मैंने क्या किया, पहले तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है पहले वो मैं ड्रॉ कर देता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपने ड्रॉ किया तो क्या क्राइटेरिया है वो देख लो आप। सो आई एम टेकिंग दिस वन, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस हो गया, एंड दिस व्हाट, वाई एक्सिस यू हैव टेकन। अब ना इस कंडीशन ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ईएमएफ के लिए हमने ये ले लिया, तो दिस इज फॉर द ईएमएफ। देखो ध्यान से देखो आप, ये ईएमएफ के ले लिया हमने, ठीक है। सो ये क्या होगा, ये ई नॉट हो गया, करेक्ट। और ये कितने एंगल पे है, ओमेगा टी पे फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो अब इसका जो वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है वो क्या हो गया, दैट इज ई, क्लियर। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये वैल्यू ना पाई बाय 2 एंगल अहेड जा रहा है ना, लीड कर रहा है उसको उतने से, मतलब अब ये ना सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। ये मैं बता रहा था प्लस पाई बाय 2 हम इसके लिए ले रहे थे ना, प्लस पाई बाय 2 सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी होता है वैल्यू ना, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 का वैल्यू होता है कॉस ओमेगा टी, समझ आ रहा है। तो ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 क्यों हमने कन्वर्ट किया, तो आपको समझ में आ गया अभी। तो अब ये जो वैल्यू है यहां पे करंट क्या कर रहा है, आपका लीड कर रहा है, कितने से लीड कर रहा है, 90 डिग्री से। तो मतलब ये करंट हो गया यहाँ पे, तो ये करंट का एम्पलीट्यूड आपने आई नॉट ले लिया, जब यहां पे आप करोगे तो ये हो गया आई, क्लियर। और ये जो है एंगल आपने क्या लिखा, पाई बाय 2 लिखा है। और इसी चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप यहाँ पे आपने क्या कर दिया, ये आपने एरो ड्रॉ किया ईएमएफ के लिए, और फिर आपने ये ड्रॉ कर दिया किसके लिए, करंट के लिए। तो ये क्या हो गया आपका पाई बाय 2 हो गया। इसका मतलब ईएमएफ से करंट क्या करेगा, पाई बाय 2 लीड करेगा, गॉट इट। अब हम आ जाते हैं ग्राफ वाले पार्ट पे। सो अगर हम ग्राफ में देखते हैं तो ये जो है आपका एक्स एक्सिस का, अच्छा एक्चुअल में एक चीज और देख लेना, एक्स एक्सिस ना टाइम का भी वैल्यू, एक्स एक्सिस में आप टाइम ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू होती है ना, थीटा आपने क्या लेना है, ओमेगा टी। तो आइदर यू कैन टेक इन टर्म्स ऑफ टाइम और यू कैन टेक इन टर्म्स ऑफ एंगल। मैं टाइम के टर्म में भी अभी बता दूंगा, इस वाले केस में टाइम के टर्म में भी बताऊंगा चीजों को, एंड में पूरा ड्रॉ करने के बाद। तो ये जो वैल्यू है ये आपका क्या होगा, ये ई नॉट हो गया, दिस वैल्यू इज व्हाट, माइनस ई नॉट, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगा, प्लस आई नॉट होगा, और ये वैल्यू क्या होगा, माइनस आई नॉट होगा, ठीक है। ये वैल्यू आपका 90 हो गया, दिस इज व्हाट 180, दिस इज व्हाट 270 एंड दिस इज 360। तो अब अगर ना सर्कुलर फ्रेम वाले से मैं बताने की कोशिश करता हूं, ये इस तरीके से, आप इस तरीके से, तो ये आपका भी ईएमएफ यहाँ पे, क्योंकि ना आपने क्या लोगे साइन 0, तो साइन ओमेगा टी मतलब टी 0 वैल्यू लेते हो, अगर आप टी 0 लोगे तो साइन 0 होगा, साइन 0 मतलब आपका ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, बराबर। यो ग्राफ जो स्टार्ट फ्रॉम हुआ है ना, आपका ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। तो ये आपका ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, तो ये पैटर्न ऐसे लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई वाले केस में क्या होगा, आई इज दिस स्मॉलर वाला, ठीक है। तो आई का वैल्यू ऑलरेडी ना पाई बाय 2 एंगल ऐड है, मतलब टी इज इक्वल टू 0 लोगे तो ये साइन पाई बाय 2, मतलब एंगल ऑलरेडी पाई बाय 2 में, तो क्या मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, मतलब यहां से स्टार्ट होगा। तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। सो अब यहां पे प्लॉट करके देख लेते हैं। तो ये पहला वैल्यू क्या है, 0 है, तो नेक्स्ट 90 के लिए क्या होगा, प्लस ई होगा, और फिर नेक्स्ट 90 के लिए 0 होगा, फिर नेक्स्ट 90 के लिए क्या होगा, माइनस होगा, फिर नेक्स्ट 90 के लिए 0 होगा। तो ये क्या होगा, अब 90 ऐड करते चले जाओ, तो यू आर गेटिंग दिस वन। लेकिन जब यहाँ पे लीड करा है तो आपका ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, करेक्ट। तो अब 90 के लिए आप शिफ्ट होगा, तो प्लस से क्या होगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर 90 के लिए अगर आप देखते हो तो अब 0 से क्या होगा, माइनस पे आ जाएगा वैल्यू। अब फिर अगर नेक्स्ट 90 के लिए देखते हो तो ये 0 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 90 के लिए क्या होगा, ये मैक्सिमम पे। तो दिस इज द फेजर, ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। अब इसमें एक और पर्टिकुलर पॉइंट आप समझ लोगे तो अच्छा रहेगा, जो वन ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लग रहा है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, है ना। तो यहां से देखो वन ऑसिलेशन 360 डिग्री तक, तो यहां से यहां तक का टाइम क्या है, कैपिटल टी है, ठीक है। और जो हाफ ऑसिलेशन के लिए टाइम लगेगा ना, मतलब 180 तक के लिए, उस टाइम को हमने क्या बोला है, टी बाय 2 लिया है। और उसका भी हाफ लोगे वैल्यू तो क्या होगा, टी बाय 4 होगा, है ना। तो ये वैल्यू को आप 0 लिख सकते हो, इसको टी बाय 4 लिखोगे आप,
ये वैल्यू जो होगा ये क्या होगा t/2 होगा। एक्चुअल में ना 1 टाइम t/4 ये क्या है यहां तक 2 टाइम t/4, 2 टाइम t/4 का मतलब क्या होगा t/2, फिर ये क्या होगा 3 टाइम t/4, ये जो 370 वाला वैल्यू है 3 टाइम t/4, और ये क्या होगा 4 टाइम t/4 का मतलब क्या होगा 4 कैंसिल, तो ये होगा कंप्लीट टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो आप उसको ना t के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, थीटा के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब जो इसका मेन टॉपिक है, जो हमारा नया जो कॉन्सेप्ट हम लर्न करेंगे इसमें, है ना, तो इस केस में भी रेजिस्टेंस मिलेगा ना आपको, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी वो अभी हमें देखना है। सो वी नीड टू सी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब आप बताते हो कि हमने क्या वैल्यू इमेजिन किया था, यहां पे देखो, अच्छा यहां पे ये मिला था आपको फॉर मैक्सिमम करंट, आपको यहां पे आई नॉट की वैल्यू ऐसे मिली, तो आप बताओगे सिंस आपको मिला था आई नॉट का वैल्यू क्या मिला था, आई नॉट वी गॉट इट एज व्हाट कैपिटल सी ई नॉट इनटू ओमेगा हमको मिला था। अब हमको ना ई नॉट अपॉन आई नॉट लेना है ना, तभी तो आप रेजिस्टेंस से सिग्नल ले सकते हो। तो ई नॉट विल रिमेन देयर, आई नॉट को आप डिनोमिनेटर में लेके चले गए, तो ये क्या होगा ओमेगा सी विल कम इन डिनोमिनेटर, तो ये होगा 1 अपॉन ओमेगा सी, करेक्ट। अभी आपको पता है ई नॉट अपॉन आई नॉट किसके सिमिलर है, सो ई नॉट आई नॉट इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस, इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का सिमिलर होगा तो क्या होगा, इसका नया रेजिस्टेंस में मतलब नया कोई वैल्यू मिलेगा तो वो हो गया एक्सी, वो किसके इक्वल होगा रेशियो ई नॉट अपॉन आई नॉट के, बट ई नॉट अपॉन आई नॉट का रेशियो किसके इक्वल है इस केस में 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ये 1 अपॉन ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया 2 पाई एफ सी हो गया, ठीक है। सो अब यहां पे एक्सी क्या हो गया, तो एक्सी इज व्हाट, सो एक्सी इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड, एक्सी इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। एंड इज कॉल्ड एज, इसको क्या पढ़ते हैं हम, इज कॉल्ड एज, अभी देखो ना एक्सएल हो या एक्सी हो, मतलब कैपेसिटर हो या ये कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, उनके रेजिस्टेंस को हम रिएक्टेंस बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कैपेसिटर होगा तो उसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, समझ में आया। अब इस पॉइंट को और थोड़ा सा देख लो, एक ग्राफ हम बना लेते हैं, एक्सएल एक्सी और फ्रीक्वेंसी का, और उसका आईसी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, ठीक है। तो इसके साथ में वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपका। तो अब अगर देखना है तो एक्सी का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, एक्सी का वैल्यू मिला आपको 1 अपॉन ओमेगा सी मिल रहा है, दैट इज व्हाट 1 अपॉन 2 पाई एफ सी मिल रहा है, मतलब ये क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा एफ हो गया, ठीक है। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो, किसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी और एक्सी का ग्राफ प्लॉट करो, फ्रीक्वेंसी और एक्सी का, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फिर आपको ग्राफ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने करंट के हिसाब से ले लिया तो आपको पता है आईसी क्या हो गया, वो हो गया ई अपॉन एक्सी, ई अपॉन एक्सी, तो ये होगा ई अपॉन एक्सी का वैल्यू क्या है, ये उल्टा हो जाएगा ना ये वैल्यू, ये 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ये ओमेगा सी ऊपर आ जाएगा, तो क्या होगा ओमेगा सी कैपिटल ई। तो उस पॉइंट के हिसाब से अभी देखो ये ना बहुत कंजस्टेड कर रहा हूं मैं, देख लेते ये, ठीक है। तो ये 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा का वैल्यू क्या लिया हमने 2 पाई एफ सी कैपिटल ई, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे जो आईसी की वैल्यू क्या होगा प्रोपोर्शनल टू एफ हो गया, करेक्ट। तो अगर आप आईसी और एफ का अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो इट विल बी व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड यू गेट द ग्राफ लाइक दिस। सो आई होप कि जो चीजें मैंने आप तक बताई आपको वो समझ में आई होंगी। थोड़ा सा फेजर डायग्राम और ग्राफ को बिगिनिंग में एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा चला गया, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना इट्स नॉट अबाउट दीज क्वेश्चंस, अब आगे भी अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो उस टाइम पे भी आपको फेजर डायग्राम और ग्राफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्या किया, उन चीजों पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया। आई होप व्हाटएवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।